अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली विद अमीर अब्बास। यहाँ पर हैं मामलात जहाँ पर हुकूमती सेटअप के लिए तगोदो के, वहाँ पर उससे बड़ा मसला है मईशत का। चूँकि पाकिस्तान की मईशत पिछले 4-5 सालों में काफ़ी ज़्यादा इश्कोले ले रही है, कभी हाँ कभी ना की सिचुएशन में, कभी अच्छी कभी बुरी की सिचुएशन में। और मेरा ख्याल है ज़्यादा बड़ा जो अरसा या स्पैन है वो बुरी सिचुएशन का ही फेस कर रही है इस वक्त कौम के लिए, जहाँ पर पहली बड़ी मुश्किलात थी, इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार थी, महंगाई का एक सैलाब उमड़ आया था इस मुल्क में, और वहाँ पर जलती पर तेल का काम किया पेट्रोल की कीमतों ने। अचानक से जनाब अली पेट्रोल की कीमत बढ़ती है और कोई कम नहीं बढ़ती, 20 रुपए के करीब पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। अब यहाँ पर मामला है कि 300 रुपये फ़ी लीटर के करीब पेट्रोल जाकर खड़ा है, और आम आदमी ये सोच रहा है कि अब ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ेंगे और मज़ीद महंगाई आएगी, जो कि फूड इन्फ्लेशन की सूरत में भी आएगी और रेगुलर इन्फ्लेशन की सूरत में भी आएगी। लेकिन जो निगरान सेटअप है, इसके लिए जो बड़े चैलेंजेस हैं उनमें जहाँ पर इंतखाबात का करवाना और दीगर मामलात हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन है, वहीं पर यह महंगाई है। क्या इन निगरान सेटअप के जो तमाम तर दौर गुजरेगा, ये महीने गुजरेंगे, इसमें कोई ऐसे बड़े फैसले हो सकते हैं? हो सकते हैं तो क्या होगा? इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद को भी आउटसोर्स करने की मंजूरी दे दी गई है। पहले भी प्राइवेटाइजेशन की बात होती रही, अब भी होती रही। इन्फ्लेशन अपनी जगह, मॉनिटरी पॉलिसी का जब भी ऐलान होता है कोई खातिर ख्वाह तब्दीली उसमें भी नहीं आती, मुसलसल शरह सूद बढ़ती जा रही है। स्टॉक मार्केट भी अगर बहुत अच्छी चलती है तो दूसरे दिन गिरावट का शिकार हो जाती है। फिर कर्ज, और उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, फिर आपका सर्कुलर डेट, हर चीज़ एकदम से बढ़ती दिखाई दे रही है। मामला जा कहाँ रहे हैं और इस वक्त जो आवाम के लिए मुश्किलात हैं, आज बात ज़्यादातर उसी पर होगी। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मौशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब एक बार फिर पेट्रोल की कीमतें, लोगों के सवालात तो वहीं के वहीं हैं कि भाई रूस से तेल आया, उस तेल का हमें क्या फ़ायदा होने जा रहा है और कब होना है उसका फ़ायदा? आपको याद होगा कि मैंने पहले भी कहा था कि रूस से जो तेल आप ले रहे हैं उससे तेल की कीमतों में कमी का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अगर उस वक्त के वजीर अपने सियासी बयान दे रहे थे तो मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि आप उसको अहमियत ना दें। बुनियादी बात, अगर डॉलर के मुकाबले में आपके रुपए की कदर गिर रही है, आज भी गिरी है और आने वाले वक्त में भी गिरेगी, नंबर एक। दूसरा ये था कि जो पिछली हुकूमत है उसने IMF के साथ एक एग्रीमेंट किया और उसमें ये कहा कि जनाब हम पेट्रोलियम लेवी को, भत्ते को 65 रुपए तक ले जाएंगे। उसमें मुआहदा हो चुका। ये भी हो चुका कि बिजली के नर्ख जो है ना वो गिराए जाएंगे। मुख्तलिफ आपने शराइत मान ली, बल्कि वो मैंने जैसे कहा था वो शराइत नहीं थी। आपने उनसे कहा जी हम ताकतवर तबकों पर टैक्स नहीं लगा सकते, ना हम टैक्स की चोरी रोक सकते हैं। तो उन्होंने पूछा क्या कर सकते हैं, कहने लगे जी बिजली के नर्ख बढ़ा देते हैं, गैस के नर्ख बढ़ा देते हैं, हाँ तरक्याती अखराजात में कटौती कर देते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत करते हैं। तो ये तो बिल्कुल वाजह था कि जब निगरान हुकूमत आएगी, तो मैं आज फिर कह रहा हूँ कि रुपए की कदर और गिरेगी, पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख मज़ीद बढ़ेंगे, गैस के नर्ख मज़ीद बढ़ेंगे, और आप देखेंगे कि इम्पोर्ट्स बढ़ने से हमारा तिजारती खसारा भी बढ़ेगा, हमारा जो है वो जारी हिसाबात का खसारा भी बढ़ेगा, हमारा कर्ज़ों का हजम भी बढ़ेगा, हमारी शरह नमू जो है वो सुस्त रहेगी, और गुर्बत और बेरोज़गारी और महंगाई में इजाफा होगा। और ये इनसे कोई तवक्को करना कि ये इस्लाहात करेंगे, वो उनका मैंडेट ही नहीं है। तो ये चीज़ तो अब आपके सामने है। अगर ये कुछ कर सकते हैं, अगर, जो शायद ना करें, जो कर सकते हैं वो ये है कि टैक्स की चोरी रोकें, चूंकि लिए उसके कानून साजी की ज़रूरत नहीं है, FBR के पास इख्तियारात हैं। तो पिछली हुकूमत ने जो बजट पेश किया था उसमें यह कहा था कि 3000 अरब रुपया टैक्स की चोरी हो रही है, हम इसको रोक के आमदनी बढ़ाएंगे, आवाम को रिलीफ देंगे। अब उन्होंने वो 3000 अरब को चोरी बढ़ा के 4000 कर दिया। हुकूमत कामयाबी के दावे करती रही, अवाम खामोश रहे, वो तो नहीं बोले कि भाई वो क्या हो रहा है, वो जो चोरी रुकनी थी, या मीडिया ने भी नहीं किया। अब वो 4000 अरब रुपए की चोरी सालाना छोड़ के चले गए और IMF से मुआहदा कर गए। तो अब ये अगर कुछ कर सकता है, पहला काम कि कम से कम बहुत तेज रफ्तारी के साथ, मैं ये चाहता हूँ ये जो केयर टेकर साहब है प्राइम मिनिस्टर, अपने यहाँ एक सेल बनाएं और एक सीनियर आदमी को वहाँ बिठा दें, ब्यूरोक्रेट को, और उससे ये कहें कि आपका काम कुछ नहीं है, आप IMF के साथ लगे रहें
और ये क्या है कि मुल्क के अंदर जो टैक्स की चोरी हो रही है, 41 लाख आदमियों के असासों की तफसील है जो पाकिस्तान के अंदर हैं, जो चोरी के पैसे के हैं, जिसके लिए पैसा रिकवर करने के लिए अदालतों में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो कर लें कम से कम। अच्छा और डॉक्टर साहब, एक चीज़ अगर मैं आपसे जानूं, जिन ब्यूरोक्रेट का आप जिक्र कर रहे हैं कि अच्छे ब्यूरोक्रेट को साथ बिठा लें, तो जब कोई नया वज़ीर आज़म आता है तो सेक्रेटरी ख़जाना अपनी किताबें बड़े बड़े लेजर्स उठाते हैं और पहुंच जाते हैं और सारी मुश्किलात गिनवाना शुरू कर देते होंगे, उसका हल भी देते हैं? नहीं, देखिए बात ये थी कि पहले तो ये तय कर लें कि वजीर ख़जाना होना कौन चाहिए। पहले तो ये तय कर लेना, वरना वही ड्रामा। मेरे हिसाब से कुछ जो को करना चाहिए, एक तो ये कि जो आदमी सिटी बैंक में काम कर चुका है वो उसको ना बनाए, ना वजारत ख़जाना में भी नहीं बनाए, और ये जो लिस्ट मैं बता रहा हूँ उनको आप वजीर भी नहीं बनाए, वजारत ख़जाना में भी नहीं लाए। ठीक है, बिल्कुल जिन वाज़ेह बैंकर तौर का पर आप जिक्र करें, बैंकर का जिक्र हो रहा है और उनका नाम भी आ रहा है वज़ीर ख़जाना के हवाले नहीं, से। अब बात, अब जुमले देखे ना, ये तो फिर मजा नहीं आएगा ना। इस तरह से मैं एक आपको लिस्ट दे रहा हूँ, वो बात तो पूरी सुन लेना। जी अब जी। नाम तो बहुत से आते रहते हैं, उससे हमें क्या लेना देना। मैं तो आपको वो बता रहा हूँ पॉलिसी मैटर। एक सिटी बैंक का कोई भी आदमी नालायक, क्योंकि आपने शौकत तरीन को देख लिया, शौकत अजीज को देख लिया और दूसरों को देख लिया, वो तबाह करके गए इस मुल्क को। दूसरी ये कि जो आदमी IMF की मुलाजमत में रह चुका है, जो आदमी आलमी बैंक की मुलाजमत में रह चुका है, जो आदमी एशियन डेवलपमेंट बैंक की मुलाजमत में रह चुका है, जो मुशर्रफ हुकूमत, जो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, PMLN और PDM में वजीर ख़जाना या वजारत ख़जाना में रह चुका है, उनको आप बिल्कुल अलग कर दीजिए, क्योंकि वो तो तबाही बर्बादी के अलावा कुछ नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर कोई नया आदमी लाते हैं तो शायद वो तफसील जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि वो लेकर आ जाए। भाई लेके आ जाए तो उसको कहें कि ज़रा अपना मंशूर तो उठा लो, उसमें तो ये लिखा है कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे। तो कहेंगे ये तो आपने नहीं लगाया। फिर कहें जी बजट में तो लिखा था कि आप टैक्स की चोरी रोकेंगे 3,000 अरब की, वो चलो आज से हम शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसके लिए आइन में तब्दीली की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अदालतों से पूछने की जरूरत नहीं है। अब आप फरमाएं, मैंने तो अपनी लिस्ट बता दी आपको सही है जनाब। सर, चले आप बिल्कुल ठीक। और बड़े क्रक्स ऑफ द स्टोरी अगर मैं कहूँ, अब सर इस पर आते हैं कि हम, आप जिक्र कर रहे हैं कि चलें कुछ बेहतर लोग जिन्हें काम आता है उनको साथ बिठाएं और उनके साथ कुछ काम करें। मेरा कहने, आपका पूछने का मतलब है कि जो गुज़िश्ता 5 साल हैं वो, और उससे पुरानी जो हुकूमत जो कुछ छोड़ के गई थी, तो ज़रा इन 5 सालों का भी अहाता कर लेते हैं। 2 हुकूमतें आई, एक PDM की और एक PTI की, तो मामलात कहाँ से बिगड़ना शुरू हुए, PTI से या फिर जब PDM के हाथ आई हुकूमत? 70% इमरान खान तहरीक इंसाफ, 30% शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये तो मैं कई साल से कह रहा हूँ, लेकिन अभी जो IMF की रिपोर्ट आ गई है उसमें उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है शौकत तरीन को और इसाक डार को और रजा बाकर को और जमील साहब को जो स्टेट बैंक के, ये तो वो कह गए। लेकिन मैं तो बहुत पहले से कह रहा था, मिफ्ता इस्माइल का नाम भी मैं डाल रहा था। ये वो लोग हैं, इमरान खान ने जिस वक्त गवर्नर स्टेट बैंक से इस्तीफा लिया, जो उनका इख्तियार नहीं था, और लेने के बाद IMF के एक मुलाजिम से कहा कि तुम वहां से इस्तीफा दो, IMF की मुलाजमत से पाकिस्तान के वजीर ख़जाना बन जाओ। किसने उनको हुक्म दिया था, जरा बता तो देना, क्योंकि कोई उनको नहीं जानता था, बहुत जूनियर आदमी था। तो आपने 2 कानून तोड़े, एक तो ये कि आपने वजीर ख़जाना गवर्नर स्टेट बैंक से इस्तीफा लिया, वो जुल्म था, और उस आदमी ने जो मईशत तबाह की, बर्बाद की हुकूमत के साथ मिलकर, वो रिकॉर्ड पर आ गया है। और उसके बाद 2022 में शौकत तरीन के साथ जो तबाह की, वो IMF की रिपोर्ट में अब आया है। मैं तो उस वक्त से कह रहा हूँ 2021 से कि ये बर्बाद कर रहे हैं, दानिस्ता बर्बाद कर रहे हैं। अब IMF ने खुल के कह दिया आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए। लेकिन अगर वो फिर उसके बाद 28 फरवरी को आपने देखा कि उन्होंने जो है वो मुआहदा ही तोड़ दिया IMF के साथ। मगर जो आपका सवाल है, अगर स्पेसिफिक आप मुझसे पूछें तो मैं 2 जुमले कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में 2022 में जो तहरीक इंसाफ का आखिरी साल था, 2023 जो PDM का था, मईशत की कारकर्दगी बदतरीन कारकर्दगी में से एक। लेकिन इन 2 वर्षों में ताकतवर तबकों ने जितनी दौलत कमाई, पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी साल में नहीं कमाई थी। ये 2 स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अगर इसके बाद भी अगर कौम को समझ नहीं आता, मईशत तबाह, दौलत बेतहाशा कमाई तहरीक इंसाफ के दौर में 22 में, और 2023 में शहबाज शरीफ के दौर में, मिफ्ता इस्माइल के दौर में। ये चीज़ है, इसको अगर कौम नहीं समझती। डॉक्टर साहब, मुश्किल फैसले हम बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं कि पिछली हुकूमतों का बोझ नई हुकूमत उठाती है। ये जो मुश्किल फैसलों के नाम पर आवाम पर बोझ लाद दिया जाता है और अपने अखराजात जो हुकूमती अखराजात हैं वो कम नहीं किए जाते, ना वो दिखते भी नहीं है कि वो कम हो।
असम्बली में, और फिर जो वज़ीर मुशीरों की एक लंबी फौज होती है, इन सब का कितना असर होता है इकोनॉमी पर? देखिए, बात ये थी कि एक फैशन चल रहा है बड़े लंबे अरसे से कि हुकूमत ये कहती है, 93 से आप देख लें कि हमें तबाहल मईशत विरसे में मिली। उसके बाद कहते हैं हमने जो है इक़्तिसादी मोअज़्ज़े दिखाए, और उसके बाद जब रुख़्सत होती है तो अगली हुकूमत आती है कि आवाज़ कट रही है मेरे ख्याल से आपकी। नहीं सर, आ रही है, आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। अगली हुकूमत आके ये कहती है कि जी वो मुआवजे दिखाने के दावे गलत थे, मईशत दिवालिया है, और वो फिर आवाम से कहते हैं थोड़ा कुर्बानी दें, सुनहरा मुस्तकबिल। फिर कामयाबी के दावे करते हैं, रुखसत हो जाते हैं। ये मुस्तकिल हो रहा है, और ज़्यादा ये 93 से हो रहा है। हर हुकूमत ने किया है। तहरीक इंसाफ ने भी दिवालिया का नारा लगाया और दिवालिया छोड़ के चले गए। अब यही हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ ने किया। अब अगली हुकूमत जो आएगी वो यही कहेगी कि जनाब मईशत तो तबाह है, और अब हमें IMF से कर्जा भी लेना है 2024 में। अब आवाम कुर्बानी दे कुछ अरसे के लिए। तो ये तो 2023 से ड्रामा चल रहा है। अवाम बेदार नहीं होते। बाकी जो लोग कमा रहे हैं वो तो कमा रहे हैं। स्टेट बैंक भी उसमें शामिल है, FBR भी शामिल है, और उसके बाद NAB भी शामिल है, आपके इदारे भी शामिल हैं, सब मिलके कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं? चले, एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा इकोनॉमी के हवाले से और अहम चीज़ें। स्टेट बैंक और उसकी ऑटोनमस होने वाली बॉडी, जब उसको ऑटोनमस बॉडी बना दिया गया, कोई उससे पूछ नहीं सकता था, ये फैसला कारगर था या फिर ये फैसला इसके खिलाफ गया कि जो इस वक्त इकोनॉमी की सिचुएशन है उसमें ये भी एक अपना हिस्सा डाल गया ये फैसला भी? वापस आते ब्रेक से इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। इस वक्त अगर हम देखें तो आवाम के लिए ही मुश्किलात हैं, बाकी तो सब ने मुश्किल फ़ैसले करने ही हैं, और फ़ैसले ही मुश्किल करने हैं, भुगतना आवाम ने है, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ कड़वा घूंट भर के फ़ैसले कर लेने हैं, और कहना भी आवाम को है कि आप सबकी खातिर हमने ये मुश्किल फ़ैसले किए हैं। भुगतना आवाम ने, उन्हीं की जेब से पैसा जाना है। चाहे आप सब्सिडी ख़त्म कर दें यूटिलिटी स्टोर्स पर, और गरीब लोगों को जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मद में पैसे देते हैं, तो घी चीनी उन्हें फिर महंगा लेना पड़े, तो वो पैसे भी उनके किसी काम ना आए। फिर बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई, और मज़े की बात यह है कि बिजली महंगी होने के बावजूद मिल भी नहीं रही। 8-8 घंटे कभी किसी डेवलपमेंट के नाम पे, कभी किसी कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट के नाम पर बिजली भेज दी जाती है। हर शहर का ये हाल है, हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा। उसके बावजूद बिजली का बिल 50-60 हज़ार पर खड़ा है 4 कमरों के घर का, और गरीब जिसका 1 कमरे का घर है वो भी 5 से 6 हज़ार रुपया बिजली का बिल भर रहा है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, जो फैसले बड़े मुश्किल हो गए, आवाम पर उस बेचारों का सारे का बोझ तो आवाम ने उठाना हो। ये जो अभी लास्ट टाइम हमें बताया जाता रहा एक एक्सपर्ट वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब की जानिब से, कि मुश्किल फ़ैसले इसलिए करना पड़े क्योंकि पिछले फ़ैसले गलत। तो मुश्किल फ़ैसलों का बोझ कभी हुकूमत क्यों नहीं उठाती? ये फ़ैसलों का बोझ सिर्फ आवाम ने ही क्यों उठाना है? चाहे वो बिजली की मद में हो, गैस की मद, चले पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली भी महंगी हो रही है, गैस भी महंगी हो रही है। गैस पाकिस्तान से निकलती है, हमें फिर भी महंगी मिलती है। अब तो LPG हो गई, इन चीज़ों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। देखिए, बात यह है कि मुश्किल फैसलों का बोझ हुकूमत नहीं उठाती है। मुश्किल फैसलों का बोझ उठाती है पाकिस्तान की मईशत, और पाकिस्तान के गरीब और मुतवस्सित तबके के अफराद, तनख्वाहदार अफराद, वो लोग जो मालदार और ताकतवर नहीं है, वो उठाते हैं। एक्चुअली हुकूमत नहीं उठाती, वो तो उनको मुंतकिल कर देती है, कर्जे ले लेती है जो अवाम पे मुंतकिल कर देती है। तो सवाल तो ये पैदा होता है कि ये जालिमाना निज़ाम चला आ रहा है, आज से नहीं चला रहा। फौजी हुकूमतें भी कर रही थी। ये तीनों पार्टियां जो सो कॉल्ड बड़ी पार्टियां जिनको आप कहते हैं, उन्होंने भी वही हरकत की, दानिस्ता की। कोई आदमी जो है वो ताकतवर तबकों को, टैक्स चोरी करने वालों को नाराज नहीं करना चाहती, और अवाम की नाराजगी की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इंतखाबात में। वो कुछ और ताकतें होती हैं जो आती हैं। अच्छा सबको डॉक्टर पता है। साहब, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि जहाँ पर जिन ममालिक में इनका जिक्र हमने सुना, कई लोग मिसाल देते महातिर मोहम्मद की देते रहे, कई लोग मिसाल चाइना मॉडल की देते रहे, सीखा क्या हमने उनसे, और उन गवर्नमेंट्स ने ऐसा क्या किया कि वो ज़ीरो से हीरो बन गए? अच्छा, पहली बात बता दूं कि महातिर मोहम्मद की मिसाल आप मत दें। उन्होंने तबाह भी किया, मैं उस वक्त भी कह रहा था, वो तो छोड़ दीजिए। चाइना की एक मिसाल है, और भी कई मुल्कों की मिसाल है। लेकिन वो मिसाल, हमें अपना मॉडल देखना है, और हमारे मॉडल में तीनों बड़ी पार्टियों का जो मंशूर मुत्तफ़िका है जिन नुकात पर, वही हमारा मॉडल है।
उसमें हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपको बता देता हूँ। नंबर एक, वफाक और सूबे 10 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा जो किसी की भी आमदनी है, उस पर उससे टैक्स लें, उस पर टैक्स नाफिज करें। जनरल सेल्स टैक्स को जो है वो आप 18% से 7.5 पर लाएं। पेट्रोलियम लेवी भत्ते को ख़त्म कर दें और टैक्स जो नॉन फाइलर का कंसेप्ट है वो ख़त्म कर दें, जिससे वो जो भी आदमी टैक्स देना चाहिए जिसको, उससे वसूल करके दिखाएं। आप ये काम नंबर एक तो ये कर लें। पेट्रोलियम लेवी ख़त्म होना चाहिए और जिस पर आप जीएसटी को कम करेंगे तो महंगाई वैसी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये था कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) को आप मनसूख कर दें। ये एक बहुत बड़ा धोखा है कौम के साथ और इसकी वजह से टैक्सों में भी नुकसान हो रहा है और बरामदात आपकी नहीं बढ़ रही। तीसरा ये था कि जो लाइन लॉसेस हैं बिजली के, जो जो बिजली की बिल अदायगी नहीं होती, ट्रांसमिशन लॉसेस हैं, उनको आवाम को मुंतकिल ना करें। और चौथे ये कि दानिस्ता रुपए सरमाए के फरार को ना होने दें। कानूनी तरीके से हमारा पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है 10-15 अरब डॉलर सालाना, जिसको रोका जा सकता है। अगर आप रोकेंगे तो रुपए की कदर मुस्तहकम हो जाएगी और फिर ये सारी तबाही बर्बादी आ जाएगी। ये चीज़ें अगर आप नहीं करते तो जो भी कर लें वो नाकाम होंगे और ये करने के लिए कोई हुकूमत अभी तक तो तैयार नहीं है। अच्छा सर, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन का बड़ा नारा लगा, बड़ा जी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी और हमारा इन्हिसार कम हो जाएगा ज़राअत से। किस हद तक ये बात ठीक थी और वापस हमें अब ज़राअत की तरफ ही आना पड़ रहा है, दोबारा से ग्रीन इनिशिएटिव पर काम करना पड़ा क्योंकि ज़राअत ही है हमारी रीढ़ की हड्डी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आपने की कब? ये तो ड्रामा चलता रहा ना। बात ये थी, उनको आप कंसेशन देते रहे। कभी आपने सिफर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर्जे दे दिए, कभी आपने उनको मराद दे दी, उनको टैक्स चोरी की आपने दे दी, तो वो तो कमा रहे थे, खा रहे थे। हमने तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की कोशिश ही नहीं की, ना हम ज़राअत की कोशिश कर रहे हैं। ये तो खेल कूद हो रहा है, इसलिए कि आपकी मईशत तबाह है और आप कहते हैं हमें कौंसिल बना रहे हैं जो कि सरमायाकारी के लिए काम करेगी। अरे भाई, मुल्क से सरमाए का फरार हो रहा है, उसको तो रोक लो, नई सरमायाकारी कहाँ से आ जाएगी? तो ये जब तक ईमानदारी की पॉलिसियां नहीं बनेंगी कोई चीज़ नहीं हो सकती। पाकिस्तान के पास अब ये शुरू किया है कि जनाब ये जो मिनरल्स हैं हमारे बलूचिस्तान के, उससे हम फ़ायदा उठा के मईशत को तरक्की देंगे। अरे भाई, वो तो पूरे पाकिस्तान को खिला सकता है, लेकिन कौन आपके मुल्क में सरमायाकारी करेगा? सीपैक में आपने कराई थी तो ये कहा था कि 2% ग्रोथ होगी। अब इस साल तो माइनस में हुई है, वो ग्रोथ हुई कहाँ? इसलिए कि सीपैक में क्या साथ आपने सरमायाकारी नहीं की। तो ये सियासी नारे हैं। जब तक अपनी मईशत को ठीक करके आप हालात ठीक नहीं करेंगे, असासे बेचकर आप आउटसोर्सिंग करके पीआईए को बेच दिया, फलाने को कर दिया, ये चीजें ये खुदकशी करने का सौदा है। अच्छा आप सर, मईशत को ठीक करेंगे तो फिर ये सारी चीजें सरमायाकारी वगैरह भी आएगी, वरना ये कहानियां हैं, पत्तियां हैं। सर डॉक्टर साहब, जब स्टेट बैंक को ऑटोनमस बॉडी बना दें एक कानून के जरिए, क्या फ़ायदा हुआ? इससे फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? अनटचेबल हो गया, कोई पूछ भी नहीं सकता था। जी, मैंने आपको रिकॉर्ड पर है कि जिस वक्त ये कर रहे थे तो खुद मुख्तारी दे रहे थे, ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश थी। और उस वक्त मैंने कहा था 1 दर्जन दफ़े। हुआ ये था कि रजा बाकत जिसको लेकर आए थे गवर्नर स्टेट बैंक, जिसको मैंने कहा था कि गलत लाए थे, पुरस्कार तौर पर लाए थे, मिस्टीरियस तौर पर लाए थे, उन्होंने एक ड्राफ्ट बना के दिया IMF को कि हमारी खुद मुख्तारी का ड्राफ्ट है, उन्होंने बना के दिया। उसके कई नुकात जो थे वो आईने पाकिस्तान से मुतसादिम थे, वो शोर मचा। तो शौकत तरीन ने कहा कि जी इन्होंने कुछ जो ड्राफ्ट दिया है आईने पाकिस्तान से मुतसादिम है, हम उसको ठीक कर देते हैं मगर कोई एक्शन नहीं लेंगे। फिर ये हुकूमत आई तो हमने कहा कि उस पर एक्शन लो, कि आपने IMF को क्यों दिया? ये भी नहीं, इन्होंने भी हिम्मत नहीं की। तो IMF को जो खुद मुख्तारी मिली है वो तो कायदे आज़म के इरशादात के खिलाफ है। हमने जब पाकिस्तान में बैंकिंग किया करते थे तो हमारे ज़माने में ये था कि फॉरेन बैंक्स को 3 से ज़्यादा ब्रांचेस खोलने की इजाज़त नहीं थी पाकिस्तान में। अब इन्होंने कि हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक को सबको बेच दिया, स्टेट बैंक भी उनके साथ मिल गया। आप स्टेट बैंक में गवर्नर आते कहाँ से हैं? कभी IMF का आदमी आता है, कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक से शमशाद अख्तर को लाए, उसने तबाह किया, उसको फिर आपने कौमी एजाज़ दे दिया। उससे पहले इशरत हुसैन लाए थे, उसने उनको तबाह किया था। वर्ल्ड बैंक से IMF से लेके आए थे डॉक्टर याकूब को, उन्होंने तबाह किया था। तो ये आपके आदमी होते कब हैं? उसके बाद आप खुद मुख्तारी भी दे दें तो फिर रह क्या जाएगा? जरा ठंडे दिल से गौर तो कर लें। सर, मैंने फिर आपसे कहा था कि डॉलर के कहाँ बढ़ने से आया में, था, कौन लेकर आया था उनको, ठीक है, पता तो डॉलर करें। आपने बड़े सही सही नाम काफ़ी सारे गिनवा दिए। सर, डॉलर के बढ़ने में गुज़िश्ता 5 सालों में 160 रुपए से जायद डॉलर की कदर बढ़ी है, बड़ी तबाही मची। इसमें कितना रोल होगा स्टेट बैंक का?
देखिए, बात ये थी कि पाकिस्तान जब बना था 3 रुपए 60 पैसे का डॉलर हुआ करता था। 2008 में 68 रुपए का था। जब इमरान खान आए थे तो 124 रुपए का था। अब ये 290 पे जा रहा है। ये अभी 300 से भी क्रॉस कर जाएगा, आप देखिए, कोई नहीं रुकेगा। सर हो गया ना, बात ये, ओपन हम मार्केट में दानिस्ता तो गिरा रहे 300 हैं। से ऊपर है। हम दानिस्ता गिरा रहे हैं, इससे फायदा लोगों को होता है, मईशत तबाह होती है, स्मगलिंग हो रही है, हुंडी का कारोबार हो रहा है, और जो है सट्टेबाजी हो रही है, हवाले का कारोबार हो रहा है, और कानूनी तरीके से हमारा पैसा बाहर जा रहा है। मार्केट से डॉलर खरीदें, उसको फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा करें और बाहर भेज दें। हमने तो कहा था तालीम के लिए भेजें, इलाज मालजे के लिए, बाकी भेजें ना भेजें। कोई कानून बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर तो रुपया तो गिरेगा। फिर आपकी इंपोर्ट जो है वो दुगनी है एक्सपोर्ट से। तो अगर आपकी इंपोर्ट दुगनी है एक्सपोर्ट से, तो रुपया तो गिरेगा। उससे कई लोग फायदा उठाते हैं, हुकूमत भी फायदा उठाती है, स्मगलर्स भी फायदा उठाते हैं, इंपोर्टर्स भी फायदा उठाते हैं, सबकी चांदी हो जाती है सिवाय पाकिस्तान के और गरीब आवाम के। सर मॉनिटरी पॉलिसी 22% पे शरह सूद खड़ी है, क्या फ़ायदा हुआ शरह सूद बढ़ाने का, और वो कंट्रोल तो हुई नहीं इन्फ्लेशन। भाई साहब, बात ये है, फायदे की बात आप छोड़ दें, मैं आपको एक फिगर दे रहा हूं, गौर कर लें। मई 2022 महंगाई थी 13.8%, शरह सूद थी 12.5%। हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर ने कहा कि ये महंगाई बहुत ज्यादा है, इसको कंट्रोल करना है, तो डिस्काउंट रेट को 12.5 से 22 पे ले गए, और महंगाई जो थी वो 13.8 से 29 पे चले गए। तो उनको तो पता था कि ये कंट्रोल नहीं हो रहा, फिर वो बढ़ा क्यों रहे हैं। तो ये फैसले जो है ना, ये नाकाबिल फहम है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें मैं क्या आपको जवाब दूं। ये तो खेल हो रहा है ना, खिलवाड़ हो रहा है पाकिस्तान के साथ। जब आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी नाकाम है, तो आप इस्लाहात करने के बजाय क्यों बढ़ा रहे हैं। ये बुनियादी सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी अहम चीज़ें इस वक्त मईशत की और आम आदमी पर बोझ क्यों पड़ रहा है, ये असल बात थी। उस पर आज बात हुई कि उसकी रीजंस क्या हैं, उसके पीछे लॉजिक्स क्या हैं, उसके पीछे क्या फ़ैसले हैं। फ़ैसले गलत हों सही हो, लेकिन उसका बोझ तो आवाम ने ही उठाना है, और आवाम ही उठा रही है। इनडायरेक्ट टैक्सेस हों, टैक्सेस का मामला हो, टैक्स रिफॉर्म का मसला हो, आपका सर्कुलर डेट हो, लाइन लॉसेज हो, कुछ भी हो, वो आपके बिल में लग कर आ जाएंगे और आपने भरना ही भरना है। ये नहीं हो सकता कि मामलात को बेहतरी की तरफ जाएं। अभी तक तो तस्वीर यही दिख रही है कि आम आदमी का बोझ ऐसे ही बढ़ता रहेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा मज़ीद जमहूरी दौर के और कारनामों पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। जैसा कि मैंने कहा था, ज़रा मज़ीद जमहूरी मामलात है उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान में एक और जमहूरी हुकूमत का दौर ख़त्म हुआ और अब मुल्क के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात भी आपको बताते हैं। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ निगरान वज़ीर आज़म होते हैं। बहरहाल अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में नए आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना है। ताहम ये भी हकीकत है और बहुत दिलचस्प है कि ये कोई नहीं जानता कि मुल्क में आम इंतखाबात कब होंगे। तफसीलात ये बताती हैं कि गुज़िश्ता रोज़ एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करवा रहा है, जिसके जवाब में इलेक्शन कमीशन के डीजी ने कंधे उचकाकर ये जवाब दिया और मुस्कुराते हुए कि अभी इंतखाबात की कोई तारीख तय ही नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हल्का बंदियाँ मफाद आमा का मामला है, इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ शफाफ तरीक़ाकार से करे। ताहम नई मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी के बाद अब तक ये वाजे नहीं हुआ कि नई हल्का बंदियाँ होंगी कब। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट बार ने नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक आम इंतखाबात का फैसला कलअदम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद शाहिद जुबैरी ने दायर की, जिसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का कोरम ही पूरा नहीं था। कौंसिल की तश्कील और कोरम पूरा नहीं तो उसके फैसलों पर अमल दरामद कैसे मुमकिन है। दरख्वास्त में कहा गया कि 5 अगस्त को मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले की रोशनी में जारी करदा नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दिया जाए। मुश्तरका मफादात कौंसिल इजलास में KP और पंजाब के निगरान वज़ीर आला शरीक थे। मुश्तरका मफादात कौंसिल की तश्कील आइनी नहीं थी। दरख्वास्त में यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आइन के आर्टिकल 224 की शिक 2
इंतखाबात 90 रोज़ में करवाने का पाबंद करता है। अदालत करार दे कि इलेक्शन कमीशन किसी सूरत इंतखाबात 90 दिनों से आगे नहीं बढ़ा सकता। इलेक्शन कमीशन के पास कोई आईनी इख्तियार नहीं कि नई हल्का बंदियों की बुनियाद पर इंतखाबात में ताख़ीर कर दे। लगता तो ऐसा है कि नई मरदमशुमारी और हल्का बंदियों का मामला अब एक नई अदालती जंग बनने जा रहा है। बाज़ हल्के मुसलसल ये इसरार कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन हर हाल में 90 रोज़ में इलेक्शन करवाए। आईनी तौर पर बज़ाहिर ये मुतालबा दुरुस्त दिखाई देता है, लेकिन ये नुक्ता भी अपनी जगह पर कायम है कि मुल्क की आबादी बढ़ने के बाद नई हल्का बंदियाँ भी अवामी मफाद का ही मामला है। अगर इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को वक्त दरकार हो तो आखिर में इसमें हर्ज ही क्या है। पीडीएम हुकूमत के लिए भी चहमगोइयाँ की जाती नहीं कि ये इक़्तिदार से नहीं उतरेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और शहबाज शरीफ हुकूमत ने कबल अज़ वक्त ही कौमी असम्बली तहलील कर दी। चुनाचे मुल्क में नए इलेक्शन तो होने ही हैं, लेकिन इस हवाले से गैर ज़रूरी तबसरे सिवाय कन्फ्यूजन फैलाने के और कुछ भी नहीं। अब तक के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिए।